अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पढ़ाई बराबर कर रहे हैं ना? वेरी गुड, पढ़ाई बराबर करते रहिए। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के लिए माध्यम उर्दू कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, इकाई पहली। और आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 5, अनोखे राष्ट्रपति। इसका ये पार्ट 2 है, भाग दूसरा है, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं सीधा हमारे पाठ की तरफ। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अनोखे राष्ट्रपति, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। इसका भाग दूसरा हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसमें हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तो ये वाला वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने उस वीडियो में राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में डिटेल में मालूमात बताई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या देखा। पिछले वीडियो में सबसे पहले हमने देखा महादेवी वर्मा जी का परिचय। ये 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है और आपकी रचनाएं हर किसी को प्रेरित करती है। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है। किसे? अनोखे राष्ट्रपति के लेखिका महादेवी वर्मा जी को। उसके बाद हमने महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ देखी है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये भी हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में मालूमात हासिल की और ये भी जाना कि इस सबक में हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। महादेवी वर्मा जी इस सबक में हमें बता रही है कि राजेंद्र प्रसाद जी एकदम सादगी भरे थे, सरलता थी, सही स्वभाव के थे और उन्होंने इस पाठ में ये स्पष्ट किया है कि इतने बड़े महामहिम पद पर पहुंचने के बाद भी उनमें ज़रा सा भी अहंकार, गुरूर, घमंड वगैरह नहीं था। इसके अलावा हमने और भी डिटेल में मालूमात हासिल की राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन के बारे में। वो कितने साल राष्ट्रपति रहे, कहाँ से उनका ताल्लुक था वगैरह, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और सबक भी आगे बढ़ चुका था हमारा। पिछले वीडियो में हमने देखा महादेवी वर्मा जी, उनके बारे में डिटेल में मालूमात दे रही है कि कैसे उनका चेहरा था, कैसे उनका फेस था, कैसे उनकी ठुड्डी थी, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे और किस तरह सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में कि उनके जो सचिव थे, राजेंद्र प्रसाद जी के जो सचिव थे, PA थे, उनके बारे में भी यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने बताया कि किस तरह चक्रधर राजेंद्र प्रसाद जी के फटे पुराने कपड़ों को संभाल कर रखते थे।
चलिए बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, महादेव वर्मा जी यहाँ पर कह रही है राजेंद्र बाबू। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राजेंद्र प्रसाद जी को लोग प्यार से राजेंद्र बाबू भी कहकर बुलाते थे। राजेंद्र बाबू की मुख्य कृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वालों को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वो अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधि करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदन प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती है। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। महादेव वर्मा जी यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बोल रहे हैं कि उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। इससे पहले हमने देखे कि ऐसा उनको देखकर ऐसा लगता था कि मानो इन्हें कहीं पहले देखा है। तो वही यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय, एक आम नागरिक, एक आम भारतीय की आकृति थी, एक आम भारतीय की तरह वो दिखते थे। अतः उन्हें देखने वालों को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था। तो उनको देखकर कोई ना कोई और व्यक्ति ध्यान में आ जाता था, किसी और की याद आ जाती थी कि हाँ यार मैंने इन्हें देखा, ये उस आदमी की तरह दिखते हैं। और वो अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। कोई भी देखने वाला उनको देखने के बाद ऐसा लगता था, ऐसा अनुभव करता था कि हाँ इससे पहले हमने इनको कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वो अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधि करते थे और इस तरह के वो कपड़े पहनते थे, इस तरह अपना जीवन बिताते, इस तरह उनका स्वभाव था जैसे बिल्कुल एक सामान्य भारतीय, जैसे एक आम भारतीय होता है ना, एक आम इंसान होता है, भारत का एक आम रहवासी होता है, उस तरह के वो रहते थे, उस तरह वो रहते थे और प्रतिनिधि करते थे, मतलब अपने भारत को रिप्रेजेंट करते थे। इसके अलावा महादेव वर्मा जी कह रहे हैं कि प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। वही उनको क्या करती थी? गरिमा प्रदान करती थी, जो उनकी सामान्यता थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है, ऐसा कह रही है महादेवी वर्मा जी। यहाँ पर यही बताना चाह रही महादेवी वर्मा जी कि वो बिल्कुल एक आम भारतीय नागरिक की तरह थे। इतने बड़े पद पर पहुँचने के बाद न उनमें कोई अहंकार, न गुरूर, घमंड, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ उनमें नहीं थी। कुर्सी का पाव उनके अंदर नहीं था कि मैं कुर्सी वाला हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं पहन सकता। इस तरह का स्वभाव उनका बिल्कुल भी नहीं था। जिस तरह के आम नागरिक होते हैं, सुबह उठते हैं, अपने अलमारी में से कपड़े निकालते हैं, पहनते हैं, अपने काम पर चले जाते हैं। आम नागरिक कैसा होता है? ऐसे ही होता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह थे हमारे अनोखे राष्ट्रपति, आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उन्हीं के बारे में यहाँ पर महादेव वर्मा जी बता रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे कह रही है महादेव वर्मा जी के राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पुत्रियां हैं, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था
नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेंगी। अब यहाँ पे क्या कह रही है महादेव वर्मा जी कि उनसे पहली मुलाकात कब हुई थी। वो बता रही कि उनसे पहली मुलाकात 1937 में हुई, जब वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। उनसे ज्ञात हुआ, उनसे मालूम हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं। मतलब वो 15-16 पौत्रियों के दादा थे, यानी उनके बेटों की बेटियां, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। और राष्ट्रपति बनने से पहले की ये बात है। तो 15-16 उनकी पुत्रियां थी और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हुई थी, यानी उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हुई थी। किस तरह पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, 15-16 पोत्रियाँ हैं, कैसे पढ़ेंगे। यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें मैं विद्यापीठ की परीक्षा में बिठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेंगी। ऐसा उन्होंने कहा कि इन्हें आप अपने छात्रावास में रख दीजिए और इन्हें फिर क्या कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। किसने कहा ये? राजेंद्र बाबू ने, जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी महादेव वर्मा जी से 1937 में। ऐसा कह रही है महादेवी वर्मा जी। बढ़ते आगे, पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्रयाग उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारणी थी। हाँ, यहाँ पर क्या कह रही है महादेव वर्मा जी के पहले छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह उनके पास राजेंद्र बाबू की पोत्रियाँ आने लगी। अब जब वो उनके पास पढ़ना शुरू कर दी, किसके पास? महादेवी वर्मा जी के पास, तो उनको देखने के लिए उनके दादी और उनके दादा यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और दादी यानी राजेंद्र प्रसाद की पत्नी। और आगे वो कह रही है कि तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क आने का अवसर मिला। सहधर्मिणी यानी उनकी वाइफ, उनकी पत्नी राजेंद्र बाबू की। और वो कह रही है कि तभी उनके संपर्क में आने का मुझे मौका मिला। किसके? उनकी पत्नी के, राजेंद्र बाबू की पत्नी के संपर्क में आने का उनके मौका मिला महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी उनकी पत्नी के बारे में कह रही है कि वो सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, यानी जमीन की बेटी थी। वो साध्वी थी, सरल थी, क्षमामयी थी, एकदम सादा थी, एकदम सरल थी, क्षमामयी थी, सबके प्रति ममतालु, सबसे प्यार करने वाली ममतालु थी और असंख्य संबंधों की सूत्रधारणी थी। और इतने सारे उनके रिश्ते थे, यानी रिश्ते वो बनाने में बहुत मजबूत थी। सबको अपनी तरफ खींचे रखने में, सबको संभाल कर रखने में, सबको जोड़ कर रखने में, इस तरह थी उनकी पत्नी। किसकी? राजेंद्र बाबू की। तो यहाँ पर राजेंद्र बाबू तो थे ही सादा, सरल, सहज स्वभाव के, लेकिन उनकी पत्नी भी उसी तरह की थी। तो ये कुदरत की बनाई हुई जोड़ी थी, राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी। ऐसा कह रही है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी। बढ़ते हैं आगे। आगे कह रही है महादेवी वर्मा जी, ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। यानी उनकी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर के उनकी शादी बालिका वधू यानी बचपन में ही हो गई थी। किसकी? महादेवी वर्मा जी कह रही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी। उनका विवाह बचपन में ही हो गया था। सम्भ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचे करके एक आसन बैठना पड़ता था। उनकी ऐसी परंपरा थी कि वो सर झुकाकर ही बैठते थे। एक आसन उनकी क्या थी? ये परंपरा थी, जमींदार की घराने से वो थी, इसलिए उनकी परंपरा थी सर नीचे कर कर ही हमेशा बैठती थी। तो उससे क्या हुआ?
परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। अब उसका परिणाम ये हुआ कि वो बड़ी हो गई, तभी भी वो सीधी खड़े नहीं हो पाती थी, झुक कर ही वो खड़ी होती थी। क्यों? क्योंकि हमेशा उनको सर नीचे कर कर ही एक आसन बैठना होता था। ये तो उनकी परंपरा थी और वो परंपरा को निभा रही थी, लेकिन उसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी क्या हो गई थी? टेढ़ी हो गई थी। किसके? राजेंद्र प्रसाद की पत्नी की। बढ़ते हैं आगे। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वो सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वो स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। हाँ, यहाँ पे उनकी पौत्रियों के बारे में वो बात कर रहे हैं। महादेवी वर्मा जी कह रही है कि राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वो सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। ऐसा नहीं है कि इनको अलग ट्रीट मिलना चाहिए, नहीं, बल्कि जिस तरह दूसरे विद्यार्थी, दूसरी बालिकाएं रहते हैं उसी तरह ये भी रहे। आगे कह रही है महादेवी वर्मा जी के वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वो स्वयं ही धो लेती थी। क्या कर लेती थी? खुद ही वो धो लेती थी। कौन? उनकी पौत्रियाँ। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था, यानी सीमित ही उनको चीज़ें मिलती थी। इसके अलावा कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। हाँ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। कमरे की साफ सफाई, झाड़ पोछ, ये सब वो लोग कर लेते थे। गुरुजनों की सेवा, यानी जो उनके गुरु थे, जो उस्ताद थे, उनकी सेवा, हाँ, उनकी सेवा भी वो लोग करते थे। ये भी उनके अध्ययन का, यानी ये भी उनके सीखने का एक आवश्यक अंग था। ये भी उनका ज़रूरी हिस्सा था। किसका? राजेंद्र प्रसाद की पौत्रियों को। उनको सिखाया गया था कि झाड़ू पोछा खुद कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए, ये भी तुम्हारा क्या है? सीखने का एक आवश्यक अंग है। तो यही कह रही है महादेवी वर्मा जी के उनका स्पष्ट निर्देश था राजेंद्र बाबू का कि ये भी एकदम सामान्य बालिकाओं की तरह रहे, ज़्यादा सजना संवरना वगैरह नहीं, एकदम सादा खादी के कपड़े पहनते थे, खुद ही धो लेते थे, झाड़ू पोछा भी कुछ ही कर लेते थे, और ये सब उनके सीखने सिखाने के अमल में शामिल था। बढ़ते आगे। अभी देखिए आगे क्या कह रही है महादेवी वर्मा जी के उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों के गंतव्य जेल ही रहता था। अतः पर्याय किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। अब यहाँ पे वो क्या कह रही है कि उस समय कौन सा था? स्वतंत्रता संघर्ष का था, यानी आज़ादी की लड़ाई के था। तो कोई भी जेल में चला जाता था तो उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी बहन कहाँ पर आ जाती थी? वहीं पर महादेवी वर्मा जी के पास विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। अब आगे देखिए क्या बोल रही है। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालय में भर्ती हो गई। आगे क्या कह रही है वो? हाँ, देश स्वतंत्र होने के बाद, यानी आज़ाद देश होने के बाद उनमें से कुछ दिल्ली चली गई, उनकी पोतरियों के बारे में यहाँ पे बात कर रही हो, और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालय में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पोतरियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोतरियों का दिमाग खराब ना हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वह जैसी रहती आई है उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर वो? केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पोतरियों के संबंध में चिंता हुई कि अब ये कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। अब तो आप राष्ट्रपति बन गए। लेकिन उनका स्पष्ट उत्तर मिला, किसका? राजेंद्र प्रसाद जी का। महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन भी
मेरा नहीं है। वो चाहते थे तो अपने पूरे पोतरियों को साथ में ले जाते थे, मैं तो अब देश का राष्ट्रपति हूँ, है ना। तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आगे क्या कह रहे हैं वो, अहंकार से मेरी पोतरियों का दिमाग खराब ना हो जाए, अहंकार उनमें ना आ जाए, मेरे में तो नहीं है लेकिन उनमें आ सकता है। अहंकार से उनका दिमाग खराब ना हो जाए कि हमारे दादा क्या है, राष्ट्रपति है और हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ये चिंता तुम करो। ऐसा कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी महादेवी वर्मा को, तुम केवल इसकी चिंता करो। वो कह रहे हैं कि वो जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेगी। अभी तक यहाँ पर जैसे वो रह रही थी उसी प्रकार वो यहाँ पर रहेगी। ना वो दिल्ली आएंगी, ना वो राष्ट्रपति भवन आएंगी। ना तो दिल्ली मेरी है और ना राष्ट्रपति भवन मेरा है। कितने सादा वो इंसान थे, कैसे वो इंसान थे जिनमें जरा सा भी अहंकार नहीं आया था। क्या कह रहे हो, वो दिल्ली मेरी नहीं है और ना ही राष्ट्रपति भवन मेरा है। राष्ट्रपति भवन यानी राष्ट्रपति का जो रहने का घर होता है ना, वो भी मेरा नहीं है, वो सरकारी है। इसलिए मैं अपनी पोतरियों को नहीं ले जा सकता क्योंकि उनका दिमाग खराब हो सकता है। देखिए उनके कितने उच्च विचार थे, किसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देखिए आगे क्या कह रही है महादेवी वर्मा जी, उनकी सधर्मिणी यानी उनकी पत्नी, किसकी, राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। यानी अब उनके पति क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो उनमें भी अहंकार आ सकता था लेकिन उनमें भी किसी तरह का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आया है। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे के संलग्न रसोई घर बनाया गया तब वे दिल्ली गए और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के, जब तक राष्ट्रपति भवन में रसोई घर यानी किचन नहीं बना तब तक वो दिल्ली नहीं गई। वो पहले वहीं पर रहती थी उनके पुराने घर में, लेकिन जब राष्ट्रपति भवन में किचन यानी कि रसोई घर बन गया तब वो दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर, यानी अंत तक उनके आखिरी सांसों तक अंत तक भोजन बनाकर, यानी वो खुद भोजन बनाती थी, खुद खाना बनाती थी और खाना बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान, यानी एक सामान्य भारतीय नारी के समान पति, परिवार तथा परिजनों, यानी अपने पति को, परिवार को और परिजनों को खिलाने के बाद ही वो खुद खाना खाती थी। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी। इस तरह थी उनकी पत्नी कि उनमें ज़रा सा भी अहंकार नहीं आया था कि मैं राष्ट्रपति की पत्नी हूँ, मैं कैसे खुद खाना बना सकती हूँ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि अपने आखिरी सांसों तक अंत तक उन्होंने खुद भोजन बनाया और सबको खिलाया और सबके खाने के बाद वो खुद खाती थी। राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी। बढ़ते आगे। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात ना कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट आवश्यक उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। अब देखिए महादेवी वर्मा जी कह रहे कि मेरा वहाँ पर किस तरह अद्भुत स्वागत हुआ, अगर मैं ये नहीं कहूँ तो कथा कहानी अधूरी रह जाएंगी। बालिकाओं की दादी ने, यानी उनके पास जो बालिकाएं पढ़ती थी उनके दादी ने, यानी राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया। हाँ, उनको दिल्ली तो बुलाया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाना है आपको, इतना कष्ट आप मेरे लिए आवश्यक उठाओ, क्योंकि उससे फटकने में और पछोड़ने में आसानी होती है और मुझे अभी तक वो लाने वाला मिल ही नहीं रहा। ये विशेष संदेश उन्होंने उनको दिया था बुलाने के साथ साथ कि आते आते आप ये सब लेकर आना। तो देखिए
राष्ट्रपति की पत्नी है और क्या मंगवा रही है? सिरकी के बने हुए सूप, जिससे पचोड़ते हैं बहुत अच्छी तरह से अनाज उससे साफ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कर रही है बालिकाओं की दादी यानी राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी। अब देखिए किस तरह उनका स्वागत होता है। बढ़ते आगे। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर ये उपहार लादा गया। अब क्या बोल रही महादेव वर्मा जी के प्रथम श्रेणी के यानी ट्रेन में होते ना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उस तरह प्रथम यानी फर्स्ट क्लास के डिब्बे के बाहर 12 सूप, कितने पछोड़ने के लिए, साफ करने के लिए उन्होंने 12 सूप टंगाए थे। जो दृश्य टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर ये उपहार लादा गया। यानी राष्ट्रपति भवन से जब कार आई थी, जो कार आई थी उस पर ये उपहार, ये गिफ्ट लादा गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। हाँ, जो राष्ट्रपति भवन के पास जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं ना, उनकी आंखें खुली रह गई कि ये क्या चीज़ है। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहाँ पहुँचा था ना पहुँचेगा। ऐसा गिफ्ट लेकर कोई मेहमान वहाँ पर ना आया था और ना कभी आएगा। भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे आंख में भर लिया। भवन की तत्कालीन स्वामिनी यानी राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी ने उन्हें गले से लगा लिया। तो इस तरह उनका स्वागत हुआ। इस तरह वो दिल्ली पहुंची, राष्ट्रपति भवन पहुंची। कौन? महादेवी वर्मा जी 12 सूपों के साथ, और राष्ट्रपति भवन से आई हुई बड़ी कार पर उसको लाद कर वो लेकर गई थी। कितना अजीब ये दृश्य होगा कि राष्ट्रपति भवन में गाड़ी जा रही है, राष्ट्रपति भवन की गाड़ी जा रही है और उस पर सूप लादे गए हैं। इस तरह के सूप देखे ना आप लोगों ने? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। एक दिन वो खाना नहीं खाते थे, उपवास रखते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, और जब महादेव वर्मा जी वहाँ पहुंची उसी दिन उनका उपवास था। उनकी ये जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन का ही इच्छा प्रकट की, निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यवसाध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्टान आदि एकत्र कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रही है कि मैं उस दिन पहुंची तो उनका उपवास था। अब उनको ये जिज्ञासा थी कि मैं क्या खाऊंगी। मैंने कहा जो घर में मैं वही खाऊंगी। उनके दिमाग में ये था कि इनका उपवास है, तो जब रात में ये उपवास खोलेंगे तो बहुत सारे फल फ्रूट अलग किस्म के खाने वगैरह मिलेंगे। लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ हुआ या नहीं हुआ, देखते हैं आगे। चलिए। मुझे आज भी वो संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर प्रयाण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। अब देखिए, दिन भर का उपवास है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भवन में है, उनके घर में मेहमान है, लेकिन वो अपना उपवास कैसे खोल रहे हैं? उबले हुए आलू से। दिन भर का उपवास है ना। हमारा जब रोज़ा रहता है तो हम क्या क्या पकवान खाते हैं और क्या क्या पकवान घर में बनते हैं, अल्लाह ही मालिक है। वो तो राष्ट्रपति थे। अब उनका जब उपवास था, और उपवास कैसे खोल रहे थे? उबले हुए आलू से। महादेव वर्मा जी कह रहे हैं कि मुझे आज भी वो संध्या नहीं भूलती जब राष्ट्रपति उबले हुए आलू से अपना क्या कर रहे थे? उपवास खोल रहे थे, और उनके साथ मैं भी वही खा रही थी। और मुझे वो खाना देखकर
छोटे बच्चों जैसी हंसी उनके चेहरे पर छलक आई थी। किसके? राजेंद्र प्रसाद जी के। चलिए बढ़ते आगे। आगे देखिए महादेव वर्मा जी क्या कह रहे कि जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। किस कारण? जीवन मूल्यों की परख। देश रत्न यानी भारत रत्न, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया गया, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है, भारत रत्न अवार्ड उनको मिला है। सरल स्वच्छता ने उन्हें आजाद शत्रु बांध दिया। सरल और स्वच्छता ने उन्हें आजाद शत्रु बांध दिया, यानी उनका कभी कोई शत्रु नहीं बना। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या कह रही महादेवी वर्मा जी? अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वो साँचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि वो साँचा टूट गया जिसमें ऐसे लोग बनते थे। उनका कहने का मतलब ये है कि आजकल ऐसा व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता था, जैसे हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वही कह रहे हैं ये, क्या वो साँचा टूट गया जिस साँचे में राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, वो साँचा क्या टूट गया? कहने का मतलब ये कि आजकल ऐसे लोग हमें दिखाई नहीं देते, आजकल ऐसे नेता हमें दिखाई नहीं देते। आजकल के नेता कैसे होते हैं आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते हैं, वो साँचा कहाँ गया? टूट गया है, नहीं मिल रहा है, किधर गया है पता नहीं, ऐसा कह रही महादेवी वर्मा जी। संस्मरण राजेंद्र बाबू से ये पाठ लिया गया है, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है अनोखे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हमने जो इस पाठ में पढ़ा वो आपके समझ में आया होगा और आपको कुछ सीख मिली होगी कि किस तरह राजेंद्र बाबू अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें भी ऐसे ही सरल सहज स्वभाव अपनाना चाहिए, उनकी राह पर हमें भी चलना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।